3D रिलेटेड क्लास 12 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12 के यूनिट नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें 3D स्पेस में दो लाइन के बीच का कोण ज्ञात करना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका कार्तीय रूप, उसके बाद इसका सदिश यानी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। इससे पहले 14.1, 14.2 और यूनिट नंबर 13 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। उसे आप अगर मिस कर गए हैं तो कॉर्नर पे आई बटन है, उसे प्रेस कीजिए, आपके सामने सारे वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आपके जो भी टॉपिक कवर करने हैं उन वीडियो को आप अच्छे से देख के टॉपिक कवर करके एक कंटिन्यूशन में आ जाए। आज हम 14.3 में एंगल बिटवीन टू लाइन, जैसा कि आपको डिस्कस करते समय बोल ही रखा है, फाइंड करेंगे। इसके लिए देखिए, कोई भी दो लाइन है, लाइन नंबर 1 L1 L2, ये 3D स्पेस में, इनके बीच में एंगल ये थीटा। किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए इनके फॉर्म देखिए। पहले तो दो रेखाओं के मध्य कोण के लिए सबसे पहले इसका है कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। कोई भी लाइन कार्तीय रूप में इस प्रकार होती है, देखिए x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 b1, z माइनस z1 c1। यहाँ पे ये x1 y1 z1 वह बिंदु है जिससे ये लाइन गुजरती है। जैसे कोई भी एक बिंदु हो गया x1 y1 और z1, जहाँ से ये लाइन गुजरती है। और a1 b1 c1 ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात। a1 b1 c1 पहली लाइन की। इसी प्रकार दूसरी लाइन जो एक दूसरे पॉइंट x2 y2 z2 से गुजरती है, इस लाइन के दिक् अनुपात a2 b2 c2 है, डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। तब इनके मध्य का कोण, ये जो थीटा है, ज्ञात करने के लिए देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ध्यान दीजिए। a1 a2 इंटू कराना है b1 b2 c1 c2, ये परस्पर इस तरह से लिखना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में स्क्वायर रूट में, रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का टोटल करना है। फिर दूसरी बार अंडर रूट में दूसरी लाइन के a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। इस तरह से हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे, जिससे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन देखिए, अगर ये लाइन समांतर है, पैरेलल है, तो क्या कंडीशन होगी, लाइन्स आर पैरेलल, उस समय क्या कंडीशन होगी, देखिए उनका जो दिक् अनुपातों का जो अनुपात है वो बराबर होगा। ये ध्यान रखें। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल आ जाता है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, पैरेलल होगी। और अगर परपेंडिकुलर हो, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर में देखिए थीटा 90 डिग्री हो जाता है, और 90 में cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये ऊपर वाला पूरा पार्ट 0 के इक्वल आएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 के इक्वल आएगा। तो कैसे आएगा, देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर होने की, लंबवत होने की। दो रेखाएं लंबवत होगी तो ये शर्त होगी, इस तरह से। अब हम इसके दूसरे रूप सदिश के बाद, कार्तीय के बाद सदिश रूप के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर लाइन हमें सदिश रूप में दी जाए, वेक्टर फॉर्म में दी जाए, तो उसके बीच का एंगल किस तरह से फाइंड किया जाएगा। बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेड है। अच्छे से इसको शुरू से ध्यान दे दीजिए, याद कर लीजिए। तो इस तरह से है ये सदिश रूप में लाइंस की इक्वेशन। पहली रेखा a1 प्लस लैम्डा b1, ये a1 क्या है, स्थिति सदिश है जहाँ से ये लाइन गुजरती है उस बिंदु की, और b1 है एक सदिश जिसके समांतर ये रेखा है। साथ ही साथ दूसरी रेखा में a2
जिस स्थिति सदिश से ये दूसरी लाइन गुजरती है उसका वेक्टर फॉर्म, और B2 है यहाँ पे इस रेखा के लंब सदिश समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर का इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे देखिए A1 A2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। कौन से पोजीशन वेक्टर? जहाँ से ये लाइनें गुजरती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 y1 z1 है, तो इससे जो प्राप्त होगा वो वेक्टर A1 बन जाएगा, और दूसरी लाइन जो इससे गुजरती है इससे जो प्राप्त वेक्टर होगा वो A2 वेक्टर हो जाएगा। फिर B1 B2 है ऐसे सदिश जो इस लाइन के समांतर है। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में डिस्कस किया ही है, उसे आप दोबारा भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये इक्वेशन होती है। अब इन दोनों रूप में अगर लाइन हो, वेक्टर फॉर्म में हो, तो इसके मध्य का कोण कैसे ज्ञात किया जाएगा? इसके लिए आप देखिए यहाँ पे ये लैम्डा नहीं म्यू भी हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये नंबर सेम हो। तो यहाँ देखिए cos थीटा का फॉर्मूला B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर B1 वेक्टर और मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर। सिर्फ यहीं से यही दो वेक्टर आपके यूज में होंगे कोण ज्ञात करने के लिए। B1 डॉट B2 डॉट प्रोडक्ट अच्छे से प्रैक्टिस ही है। B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का भी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ B1 एंड मॉडुलस ऑफ B2। फिर कंडीशन, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाए तो क्या शर्तें? पैरेलल में ध्यान रखें कि जो B1 वेक्टर हैं और B2 वेक्टर हैं वो आपस में किसी निश्चित रेशियो के इक्वल होंगे। यहाँ ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, K कांस्टेंट हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, इस तरह से ये कोई नंबर होगा। और पैरेलल के बाद परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है? उनका डॉट प्रोडक्ट, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर B1 डॉट B2 0 हो जाता है तो दोनों रेखाएं, दोनों लाइन लंबवत हो जाएगी, आपस में जो कोण बनेगा इनके बीच का वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल बिटवीन लाइन के दोनों रूप के रिलेटेड हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसमें इनको यूज़ करना है हमें। तो देखिए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में है दोनों लाइन। तो इसमें पहले इक्वेशन में देखिए ये पोजीशन वेक्टर है और लैम्डा के इंटू में ये समांतर। तो यहाँ पर हियर A1 क्या है? 2i 5j प्लस k A1। B1 क्या है? 3i 2j 6k फर्स्ट लाइन से। और सेकेंड लाइन में देखिए A2 क्या है? 7i 6j, k नहीं है यहाँ पे, और B2 i प्लस 2j प्लस 2k। ये इस प्रकार हमें ज्ञात करना है एंगल बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइनों के बीच का कोण। इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था वेक्टर फॉर्म में, B1 डॉट B2 मॉडुलस ऑफ B1 एंड मॉडुलस ऑफ B2। इसके लिए हम पहले ज्ञात कर लेते हैं B1 डॉट B2। तो यहाँ पे B1 और B2 को डॉट प्रोडक्ट करना है। A1 A2 की ज़रूरत यहाँ नहीं है, डिस्टेंस निकालेंगे हम, इसके बीच की दूरियाँ निकालेंगे जब हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। B1 3i 2j 6k का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, जिसको हमने यूनिट नंबर 13 में डिस्कस किया ही है, ज्ञात कर लेते हैं। i का i के साथ, देखिए i के साथ यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, j का j से और k का k से। इस प्रकार इनका डॉट प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा 17। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे। नहीं 19। उसके बाद हम निकालते हैं B1 B2 दोनों का मॉडुलस।
फिर B1 और B2 का मैग्नीट्यूड किस तरह से होगा, मापांक इसका परिमाण भी कहते हैं। B1 का देखो I J K के गुणांकों के वर्गों का योग करना है, ठीक है। तो इसकी टोटल करेंगे 49 होगा और जिसका √7। B2 में 1 2 2 टोटल हो जाएंगे 9, इसका रूट हो जाएगा 3। इसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है, B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2। इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं इसकी, डॉट प्रोडक्ट 19 अपॉन 21 हो जाएगा। इस तरह से थीटा की वैल्यू कॉस इन्वर्स 19 अपॉन 21 प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कार्तीय रूप में कार्टेशियन फॉर्म में है। इसमें देखिए पहली रेखा के दिक् अनुपात 2 और 1, दूसरी रेखा के 4 1 8। यहाँ पे A1 B1 और C1 पहली रेखा के दिक् अनुपात है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली रेखा के दिक् अनुपात इस तरह से। A2 B2 C2 क्या है 4, B2 हो जाएगा 1 और C2 हो जाएगा 8। ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। ये आपको लिखना है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। फिर इनके मध्य का कोण हमें ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला कॉस थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, वैल्यू क्या है A1 A2 2 into 4 2 into 4 2 into 1 2 1 into 8 अपॉन रूट में देखिए A1 क्या है B1 क्या है और C1 क्या है का स्क्वायर, दूसरी बार A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार 8 2 8 अपॉन ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे देखिए टोटल 64 एंड 16 एंड 181 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 into 9, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 टाइम 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 2/3, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। ये हमारा आंसर है, एंगल बिटवीन बोथ लाइन। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 बिंदु दिए हैं, इनसे गुजरने वाली रेखा, और बाद में और 2 बिंदु दिए इनसे गुजरने वाली रेखा है। सिद्ध करना है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूव करना है AB परपेंडिकुलर CD, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसके लिए देखिए सॉल्यूशन इसका।
ए बी रेखा के यानी ए बी के दिक् अनुपात, ए बी रेखा है, ये लाइन है, रेखा ए बी के दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी किस तरह से फाइंड होंगे, इसके लिए देखिए तरीका। A1 इनके निर्देशांकों का अंतर घटा के देखिए, 3 - 1 2 हो जाएगा। B1 कैसे हो गए, y के निर्देशांकों को घटाना है, और C1 z के निर्देशांकों को घटाना है। ये इस प्रकार AB के डायरेक्शन रेशियो A1, B1 और C1 किस तरह से प्राप्त हो गए हमें, ये इनकी वैल्यू है। सिमिलरली लाइन CD के लिए भी देखते हैं। CD रेखा के लिए A2 क्या होगा, 3 - 0, B2 5 - 3 और C2 6 - 2 4। फिर हमें जांच करना है ये आपस में लंबवत है। इसके लिए क्या तरीका है, ज्ञात कर लेते हैं हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या आता है इसका रिजल्ट। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये लंबवत हो जाएगी। A1 2 A2 3 B1 B2 C1 C2 वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 5 2 -4 4। तो देखिए यहाँ पे 6 10 -16 रिजल्ट क्या हो गया, 0। इसका मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू 0 आ गई। तो ये शर्त हमने पढ़ी थी लंबवत के लिए, इसलिए लाइन AB और CD परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूव करना था। कोई भी दो बिंदु दिए जाए तो उससे जो लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियो इस प्रकार प्राप्त होंगे। दूसरी रेखा जैसे हैं उनके भी इस प्रकार प्राप्त होंगी। अगर इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या आपको इक्वेशन निकालनी है इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की, तो इसका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया ही था। उसका फॉर्मूला इस प्रकार था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके वापस देख सकते हैं। यह है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। वैसे इसमें हमें सिर्फ दिक् अनुपात से ही सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है, लेकिन इक्वेशन अगर अब पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। लास्ट एक्सरसाइज थी जो 14.2, उसमें हमने इसका डिस्कशन किया, क्वेश्चन भी किए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दोनों लाइन लंबवत दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, ये किस मान पर लंबवत होगी। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ध्यान दें, x y z पॉजिटिव होना चाहिए और इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी लाइन में भी देख लीजिए यहाँ पर, अगर इसका कोएफिशिएंट कोई भी नंबर होता है उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट रेखा के डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात क्या होंगे यहाँ पे, -3 2k और 2, ये A1 B1 C1। सेकेंड लाइन के लिए देखिए, सेकेंड रेखा के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 3k 1 और -5। दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। इसलिए क्या तरीका होगा,
A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 माइनस 3K B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0, ये हमें लेना है। इस प्रकार -9K प्लस 2K -10 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार -7K इक्वल टू 10 और K इक्वल टू आएगा 10/-7 यानी -10/7। ये हमारा आंसर है, K की वैल्यू है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है जिसका वेक्टर फॉर्म ज्ञात करना है। ये लाइन दो और लाइन क्वेश्चन में जो गिवन है उन पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है। हम इसका कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, कार्तीय रूप देखते हैं। x माइनस देखिए 1/, इसका हमें दिक् अनुपात पता नहीं है, इसलिए a यहाँ पर y -2/b और z +4/c। ये ABC जो है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। ABC क्या है? ABC अभिष्ट रेखा यानी रिक्वायर्ड लाइन। ABC अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात है। ये ध्यान रखें। अब जो लाइन हमें ज्ञात करनी है वो इस रेखा पर क्या है? लंबवत है। तो दिक् अनुपातों का परस्पर गुणनफल इस तरह से हमने देखा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर A1 A2 देखते हैं, 3 × A 3A -16 B और 7C इक्वल टू 0। ये नंबर 1 इक्वेशन है। यह है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से ABC वैल्यू हम प्राप्त करेंगे एक और इक्वेशन प्राप्त करके। अब यही लाइन इस पर भी लंब है, इसका मतलब इनका परस्पर गुणनफल जैसे A1 A3 हो गया, यहाँ पे B1 B3 C1 C3 इस तरह से देखिए डायरेक्टली लिख देते हैं। 3 × A 8 × B और -5 × C इक्वल टू 0। जब भी दो रेखाएं लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो परस्पर गुणनफल होता है रेस्पेक्टिवली वो 0 के इक्वल होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और ABC का मान निकालते हैं। तो जो दो इक्वेशन है इससे ABC किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसका तरीका देखिए। A/में B/में और C/में, इस तरह से लिखना है। A/में क्या आएगा देखिए, A पर हाथ रख लेते हैं। B का देखो ये 16 × 5 किसके दोनों माइनस के हैं, -16 × -5 माइनस यहाँ पे, उसके बाद 7 × 8 ये हो जाएगा A/। अब B के बाद देखिए, B के बाद कौन आता है? C आता है। तो C की वैल्यू इस तरह से लेनी है 7 × 3 और इसके बाद देखिए -5 माइनस को यहाँ लगाना है, -5 × 3 ये इस तरह से। यहाँ पे ये इस तरह से होगा। C/, देखिए C को यहाँ छुपा देना है, 3 × 8 -16 × 3। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, जब A/, में लेना है तो A को छुपा देना है और A के बाद B क्रॉस में ऐसे कॉपिशिएंट लेने, गुणांक लेने हैं, इसमें से ये घटाना है। जब B/, में लिखना है तो B को छुपा देना और B के बाद C यहाँ से नंबर लेना है,
ये ध्यान रखें थोड़ा सा इनको। और जब सी को छुपाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हमें इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है, उसके रेशियो निकालने हैं। 80 माइनस 56, B के अपॉन में देखिए 21 प्लस 15, C के अपॉन में हो जाएगा 24 प्लस 48। तो इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त होगी 72। ये रेशियो है, इसलिए इसको और सरल किया जा सकता है कि जिस संख्या का इसमें भाग जाए, इन तीनों का एक तरह से कह सकते हैं HCF, मसपा 12 का भाग सब में जा रहा है, उसका हम भाग दे देते। तो 12 का इसमें भाग 2 बार गया, इसमें 3 बार और इसमें 6 बार। ये और शॉर्ट रूप में इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हमारे पास ABC किस तरह से लेना है, ABC की जगह लेना है 2, 3 और 6 यूज़ करना है। ये वैल्यू अनुपात में है, ध्यान रखें, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है लेकिन ये अनुपात में है, तो हम इक्वेशन में यही वैल्यू यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन? जो हमने रिक्वायर्ड लाइन के लिए मानी थी। तो अब इस रेखा का जो कार्तीय रूप है वो पहले ज्ञात कर लेते हैं, जिसको हमने माने था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। उसमें हमें ABC पहले ज्ञात करना था, वो हम ज्ञात कर चुके हैं अभी। तो इक्वेशन कैसे होगी देखिए, तो इस तरह से हो जाएगा x माइनस 1 A की वैल्यू 2, y माइनस 2 B की वैल्यू 3 और z प्लस 4 C की जगह यहाँ पे 6, 2 3 6 यहाँ पुट कर लेंगे। ये कौन सा रूप आया इसका? कार्तीय रूप है, कार्टेशियन फॉर्म आया है। अब इसका सदिश रूप वेक्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बड़ा आसान तरीका, r वेक्टर इक्वल टू जिस बिंदु से गुजर रही है उनके निशान बदल देते हैं, चिन्ह चेंज करके ij के, ये इस तरह से, प्लस लैम्डा के साथ इसका जो दिक् अनुपात हमने प्राप्त किया है उससे निर्मित, उससे बना हुआ वेक्टर लिखना। ये किसी भी कार्तीय रूप को सदिश में कन्वर्ट करने का तरीका है, जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया ही है, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में एक बिंदु दे रखा है जिससे लाइन गुजर रही है और इस रेखा के समांतर रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। समांतर यानी पैरेलल। तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं अगर समांतर होगी तो उनके दिक् अनुपातों को हम इक्वल यूज करेंगे। अभिष्ट रेखा इन रिक्वायर्ड लाइन जो कि इस दी हुई लाइन के, इसके इक्वेशन देख लेते हैं, कि समांतर है, अतः इसके बी दिक् अनुपात इसके भी दिक् अनुपात इन्हें डायरेक्शन रेशियो 356 ही होंगे। अब देखते हैं इसका समीकरण, रेखा का समीकरण। जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो और दिक् अनुपात पता हो तो रेखा का समीकरण ये फॉर्मूला है। इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं इसमें
तो देखिए -2 है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू 3, y -4 अपॉन 5 और z +5 अपॉन 6। ये रेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा रूप है ये? कार्तीय रूप है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर पूछा भी जाए तो यहाँ पे देखिए इनके निशान बदल के आपको एक वेक्टर लिखना है, -2y + 4j - 5k। इट मीन्स जो बिंदु दिया हुआ है उसका स्थिति सदिश देखिए डायरेक्टली सेम टू सेम, प्लस लैम्डा इंटू इनके जो दिक् अनुपात हैं उनसे निर्मित एक वेक्टर जो b। तो ये दोनों रूप हो गए, ये कार्तीय रूप हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और ये सदिश रूप हो गया। इस प्रकार लाइन के दोनों रूप प्राप्त हो गए। किस कंडीशन में? जब हमें एक बिंदु दिया जाए और एक ऐसी लाइन दी जाए जिसके समांतर हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो ये तरीका रहेगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी ये 14.3। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट होती है। 14.1 और 2 कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे आप आई बटन पे क्लिक करके दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जो यूनिट नंबर 14.4 उससे आगे हैं उसके लिए सारा का सारा बेस आपके काम आएगा, इसलिए अच्छे से क्लियर करते जाइए उस टॉपिक को पूरी तरह से। इसके लिए अभ्यास के लिए आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं जो आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको कार्तीय रूप में 2 लाइन दे रखी है, इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सदिश रूप में है, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें एक P पॉइंट दे रखा है, इससे गुजर रही है लाइन, और 2 लाइन हमें ऑलरेडी गिवन है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, रेखा का समीकरण फाइंड करना है। एक्सरसाइज के दौरान हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसमें इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लाइन का। y और z तो देखिए प्लस के हैं और कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें थोड़ा सा शुरुआत में एक हिंट देख सकते हैं आप कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन सब के निशान बदल देते हैं। x को पॉजिटिव बनाया, 5 माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, ये इस तरह से। इसके बाद सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा आपके, इनमें चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। अब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ दूसरी लाइन में देखिए ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी, यहाँ y नेगेटिव है, तो यहाँ पे y को पॉजिटिव बनाने के लिए इन सब के निशान बदल दिए, और z तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब देखिए आप यहाँ से आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्राप्त करके इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें आप अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपका बेस और कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 डिस्कस करेंगे। तब तक कंटिन्यू में जुड़े रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।